हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया, बेसिक बातें हैं जो हमने डिस्कस की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्रोडक्शन कंजप्शन, distribution and exchange. These are activities performed in an economy. So इकोनॉमी वर्क कैसे करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में यही क्वेश्चन राइज होता है कि इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, हाउ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। मतलब सारे जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के, वो इकोनॉमिक सेक्टर्स है जो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे उनके बीच में कुछ लिंक्स है एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी है जो इंटरेक्ट करती हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से इंटरेक्ट करती हैं और इकोनॉमी वर्क करती हैं। और इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड जो प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विस, फाइनली जो आउटपुट होता है, उनका मूवमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा माइंड में ये होना चाहिए कि हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स। इकोनॉमी है जो एक अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, उस अर्थव्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स के अंदर, उनके बीच में, उनके बिटवीन द सेक्टर्स है जो कैसा फ्लो होता है, कौन किस टाइप का फ्लो होता है, रियल फ्लो होता है या फिर मॉनेटरी फ्लो होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम डिस्कस करने से पहले एक इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी है जो वर्क करती हैं। और ये सारे सेक्टर्स हैं जो अपने अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि इकोनॉमी ऑपरेट होती हैं। और एक प्रोडक्शन करता है तो दूसरे को एज रिवॉर्ड है जो उसको इनकम प्राप्त होती है, इनकम जनरेट होती हैं और वापस वो अपने डिमांड करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन विच फर्स्ट सेक्टर इज कंजप्शन सेक्टर और वी कैन से कंज्यूमर सेक्टर। मतलब पहला है जो उपभोक्ता क्षेत्र है या फिर इसको उपभोग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो कंजप्शन सेक्टर। सेकंड इज द प्रोडक्शन सेक्टर, ऑल्सो रिलेटेड टू द कंजप्शन। सो लिंक क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड सेक्टर है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर। थर्ड सेक्टर है जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। एंड लास्ट वन सेक्टर इज फॉरेन सेक्टर और वी कैन से एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, तो 4 सेक्टर्स हैं। इन चारों सेक्टर्स के द्वारा अलग अलग वर्क परफॉर्म किए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। वो क्या क्या होता है? सो फर्स्ट इज द कंजप्शन सेक्टर। कंजप्शन सेक्टर और वी कैन से हाउस होल्ड सेक्टर और ऑल्सो कॉल्ड इट इज कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर, ओके, consumer sector. Under this, various consumers purchase goods and services। मतलब कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कंज्यूमर्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उसको परचेज करके कंज्यूम करते हैं। और उसके साथ साथ में कंजप्शन सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो कंजप्शन सेक्टर है जो क्या है कि जितनी भी मार्केट के अंदर इंडस्ट्रीज को जो फैक्टर सर्विसेज प्राप्त होती हैं, वो इंडस्ट्रीज को फैक्टर सर्विसेज किसके द्वारा दी जाती हैं? इंडस्ट्रीज को जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा दी जाती हैं। सो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो दिस सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज और वी कैन से फैक्टर्स। So there are 4 main important factors in economics. First is land। तो लैंड का अगर यूज़ करते हैं हम, मान लीजिए कि बिल्डिंग को एस्टेब्लिश करना है, माइनिंग करनी है, बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, तो रेंट उसको है जो हमें रिवॉर्ड के फॉर्म में उस पर क्या मिलता है? हमें रेंट मिलता है। तो फैक्टर अगर ये लैंड अपना वर्क परफॉर्म करेगा तो उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में है जो रेंट है जो उसको मिलेगा। रिवॉर्ड है जो क्या मिलेगा? रेंट। अगर लेबर अपना कोई फिजिकल या मेंटल वर्क परफॉर्म करता है तो फिजिकल एंड मेंटल वर्क परफॉर्म करेगा, सो दे विल गेट
wages from the industry. Okay, so next one, capital, for example, capital like machines, tools and equipments. अगर कैपिटल ये सारे वर्क परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने है जो कोई मशीन, जैसे हम जेसीबी कंसिडर करते हैं, तो जेसीबी कहीं पर भी वर्क करती हैं तो उसको ओवरली है जो पेमेंट प्राप्त होता है। इट मीन्स ये मशीन है, ये कैपिटल है, ये कहीं पर भी वर्क परफॉर्म करेगी तो उसको है जो पेमेंट प्राप्त होगा। अब इसको इंटरेस्ट क्यों बोला गया है? इंटरेस्ट बोलने का रीजन ये है कि आपने मान लीजिए 30 लाख रुपीस के अंदर जेसीबी को परचेज किया। अगर ये आप जेसीबी, आपके पास में दो अल्टरनेटिव थे, आप या तो इन्वेस्टमेंट करो या फिर उस पैसों को किसी और को उधार दे दो या फिर उसको लैंड कर दो। तो जब आप मान लीजिए कि मशीन न परचेज करके आप अगर इसको लैंडिंग करते इसकी, तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। क्या मिलता? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। तो इसलिए आपने वो 30 लाख रुपीस है जो आपने इन्वेस्ट कर दिए मशीन को परचेज करने में, रेदर देन टू लैंडिंग अदर्स, तो आपने दूसरे को लैंड नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था और इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट आपका ज़्यादा था मशीन के ऊपर, तो आपने मशीन में इन्वेस्ट करना है जो प्रेफर किया, तो आपने लैंडिंग नहीं की। तो इसलिए ये जो कैपिटल है जो 30 लाख रुपीज़ है जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्ट के ऊपर है जो ये आपको मान लीजिए कैपिटल के ऊपर एक रिवॉर्ड है जिसको हमने इंटरेस्ट नाम दिया है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर कोई भी वर्क परफॉर्म करेगा तो उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है। उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड होता है। ओके, सो कंजप्शन सेक्टर इज द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब कंजप्शन सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और उसके साथ साथ में वो उद्योगों को साधन सेवाएं भी प्रदान करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर का क्या काम है? अब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करेगा, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कौन करेगा? तो प्रोडक्शन करने का काम किसके पास में है? प्रोडक्शन इज डन बाय producers produce goods and services for the satisfaction of people's wants। ओके, लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का काम करते हैं। और सेकंड है द फैक्टर सर्विसेज which are provided by household sector एंड हायर बाय प्रोडक्शन सेक्टर। मतलब जो फैक्टर सर्विसेज कंज्यूमर सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है तो उसको हायर कौन करता है? तो ये फैक्टर सर्विसेज है जो कौन हायर करता है? ये फैक्टर सर्विसेज आपका प्रोड्यूसर सेक्टर हायर करता है। कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर है जो हायर करता है। अब ये दोनों सेक्टर्स है जो हो गए। नेक्स्ट है थर्ड सेक्टर विच इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट इम्पोजेज रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट है जो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उन एक्टिविटीज को अंडर द लॉफुल या फिर रेगुलेशंस के अंदर हो, लॉ एंड ऑर्डर के अंडर हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं और उसको इम्पोज करती हैं वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। एंड गवर्नमेंट है जो एक वेलफेयर एजेंसी के फॉर्म में काम करती है, मतलब कि लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, गवर्नमेंट का वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन मोटिव होता है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करती है। गवर्नमेंट वर्क्स एज प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल्स। मतलब आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज, मान लीजिए कि रेलवे है, तो रेलवे इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ओके, सो सेकंड इज पोस्ट ऑफिसेस हैं। पोस्ट ऑफिसेस, तो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज है वो कौन प्रोड्यूस करता है? गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती हैं और सर्विसेज है जो लोगों को प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट की बहुत सारे ऑफिसेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने है जो एक कॉलेज बनाया, गवर्नमेंट ने एक
कॉलेज बनाया या फिर यूनिवर्सिटी बनाई, तो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारा है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, लेकिन गवर्नमेंट है जो कहीं से परचेज करेगी, गवर्नमेंट खुद नहीं बनाती है, गवर्नमेंट उसको परचेज करती है। तो बहुत सारी ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट का मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जितना भी फर्नीचर यूज होगा, जितनी भी स्टेशनरी यूज होगी, जितना भी वहाँ पर मटेरियल यूज होगा जो काम करने के लिए, वो सारा है जो गवर्नमेंट परचेज करती है रेदर देन कि खुद बनाए। ओके, सो गवर्नमेंट है यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर और लोगों पर टैक्सेस भी लगाती हैं, जिससे कि वो अपने वेलफेयर मोटिव्स को पूरा कर सके। वेलफेयर मोटिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए क्या करती हैं, वो टैक्सेस। फोर्थ सेक्टर है फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर का काम क्या है? फॉरेन सेक्टर, हम जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, हम जो कुछ भी है जो एक्सपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट हम करते हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाला कोई भी फॉरेन कंट्री है जो इसको क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। और मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री हमें कुछ एक्सपोर्ट कर रही हैं, हमें कुछ क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, तो हम उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा प्रोडक्शन बाहर भी जाता है, बाहर वाला प्रोडक्शन हम अपने यहाँ पर भी ले आते हैं। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो एक्टिविटीज़ है वो फॉरेन सेक्टर या फिर एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं। एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, कुछ फैक्टर्स हैं जो बाहर है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सर्कुलर फ्लो के अंदर है जो हम इसको लिमिटेड रखेंगे, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर इन दो एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट के चार सेक्टर्स कौन कौन से हैं और फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे सेक्टर हैं, वो सेक्टर एक दूसरे पर उनका इंटरडिपेंडेंस कैसा है, क्योंकि हमें पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर विच इज डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर है ये एक सेक्टर जो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड करता है। और किस लिए डिपेंड करता है? बिकॉज हाउस होल्ड सेक्टर को कंजप्शन के लिए, क्योंकि उनको प्रोडक्टिव और एफिशिएंट रहना है तो कुछ कंजप्शन करना होगा, और कंजप्शन करने के लिए वो क्या करेंगे, कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, अपने सर्वाइवल के लिए कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है जो कौन फुलफिल करता है? जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई करता है। तो इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर फॉर कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर। और इसके विपरीत, इसके इनवर्स अगर देखें दूसरी तरफ, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर को भी हाउस होल्ड सेक्टर की नीड होगी। कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा तो उसको फैक्टर की जरूरत होगी, और फैक्टर्स कहाँ से लाएगा? वो फैक्टर सर्विसेज सप्लाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड है। अगर फैक्टर सर्विसेज की सप्लाई को लेकर बात करें तो फैक्टर सर्विसेज की सप्लाई के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर है जो दोनों पर डिपेंड करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, बोथ दोनों पर डिपेंड करती है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर पर दोनों पर डिपेंड क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट को जब टैक्सेस इंपोज करने होंगे तो वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए टैक्सेस को इंपोज करेगी। और उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स हाउस होल्ड सेक्टर पर लगता है, लोगों की इनकम पर लगता है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सेक्टर, दोनों पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सेक्टर। ये प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सेक्टर दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना है, उन्हें अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है अंडर द लॉ एंड ऑर्डर। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती हैं, उसको इम्पोज करती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन मेंटेन रहे, इसके लिए काम करती हैं। तो इसके अंडर में रहते हुए दोनों सेक्टर है जो अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं।
सो अब हम इससे आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो क्या होता है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी है जो एक फ्लो के अंदर हो, मतलब कि एक एक्टिविटी दूसरे का रीजन हो और दूसरी एक्टिविटी पहली एक्टिविटी का रिजल्ट हो। तो इस तरीके से मतलब दोनों इस तरीके से चलते हैं। कोई भी एक्टिविटी इस तरीके से फ्लो में हो, सर्कुलर फ्लो के अंदर हो, तो उसको बेसिकली नाम दिया गया सर्कुलर फ्लो। अब ये फ्लो है किसका? फ्लो है किसका? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो मतलब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। इनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ में जो मनी का फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। सो फर्स्ट इज द रियल फ्लो, इट मीन्स फिजिकल सर्विसेज आर मूव्ड। तो यहाँ पर फिजिकल सर्विसेज है जो मूव होती हैं, फिजिकल सर्विसेज के साथ साथ में फिजिकल गुड्स एंड भी यहाँ पर है जो मूवमेंट होता है। दूसरा है इनकम फ्लो, जिसको हम मनी फ्लो बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली जो भी एक्सपेंस होता है, जो आपकी इनकम होती है, या फिर जो कुछ भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करते हो, वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसको हम देखते हैं क्या मतलब है इसका। तो रियल फ्लो का मतलब है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो मतलब कि अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों के बीच में अगर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ में फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट हो, इनके बीच में है जो फ्लो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ में, क्योंकि फिजिकली गुड्स है जो मार्केट से आपके घर तक मूव करती हैं, कोई भी फैक्टर सर्विसेज, मान लीजिए कि एक लेबर को वर्क परफॉर्म करना है, तो लेबर को अपने घर से, अपने होम से वो कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्री तक अपने काम करने के लिए मूवमेंट होगा उसका। तो इसलिए इसको रियल फ्लो बोला जाता है, रियल फ्लो और फैक्टर सर्विसेज के लिए। और फिर है मनी फ्लो। तो यहाँ पर मॉनेटरी फ्लो क्या होता है? मनी में कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है आपने है जो डिजिटल वॉलेट यूज करके पेमेंट किया हो। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, उसके बदले आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज मॉनेटरी फ्लो और मनी फ्लो। आपने फैक्टर सर्विसेज कंज्यूम की, मतलब किसी फैक्ट्री ने फैक्टर सर्विसेज है को हायर किया, तो उसके बदले उनको है जो फैक्टर पेमेंट्स दिए, दैट इज ऑल्सो द मॉनेटरी फ्लो। ओके, सो यहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर डन बाय consumption sector, or we can say household sector, because household under the household sector people purchase the goods and services and pay for it. Okay, so ये कंजप्शन सेक्टर के अंदर कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो मॉनेटरी फ्लो का पार्ट है, और फैक्टर सर्विसेज के बदले जो फैक्टर पेमेंट्स दिए जाते हैं किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, तो वो फैक्टर पेमेंट्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, सो ये दोनों चीजें मॉनेटरी फ्लो के अंदर इंक्लूड होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक डायग्राम है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने, और दो फ्लोज हैं यहाँ पर, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फ्लो है जो हमारा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को दिखा रहा है, मतलब कि जिसको हम रियल फ्लो कह सकते हैं। तो दिस पार्ट इज रियल फ्लो। ओके, सो ये रियल फ्लो है। देयर इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड देयर इज प्रोड्यूसर सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, वी कैन से बिजनेस सेक्टर ऑल्सो। सो यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर है जो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहा है। आप इसका मूवमेंट देख सकते हैं किस तरफ जा रही है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट इस तरफ है। सो फैक्टर सर्विसेज कौन कौन से मैंने फैक्टर्स आपको बता दिए? लैंड, लेबर,
कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप रेंडर्ड बाय द हाउसहोल्ड्स। तो हाउसहोल्ड्स इसके ओनर हैं और ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको लगा होगा कि एंटरप्रेन्योर्स है जो इसमें कैसे आता है, तो जो भी एंटरप्रेन्योर है वो हाउसहोल्ड सेक्टर से ही निकलता है। दूसरी तरफ ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये जितने प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा वो किसको किस सप्लाई करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई करेगा। सो देयर इज गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय फर्म्स है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है उसको कहाँ पर सप्लाई किया जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो दैट इज रियल फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सो नेक्स्ट है आपका दैट इज मॉनेटरी फ्लो। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों सेक्टर्स के बीच में मनी फ्लो है। तो अब ये मनी फ्लो कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ पर बताया कि यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज है जो किसने किसको दी, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट इसको है जो फैक्टर पेमेंट्स किए, तो फैक्टर पेमेंट्स गोज टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड जो हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की थी तो उसका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट था वो पेमेंट किसको जाएगा, वो प्रोड्यूसर्स को जाएगा। ओके, तो इनके बीच में इस तरीके से मॉनेटरी एंड रियल फ्लो होता है जिसको हमने देख लिया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं आगे वाला पार्ट। चलिए, अब यहां पर इस सर्कुलर फ्लो को पढ़ना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस सर्कुलर फ्लो का, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो जब हम इसको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंस या फिर सर्कुलर फ्लो के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन वी विल गेट फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज द नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हाउ, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हाउसहोल्ड्स डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स। अब ये हाउसहोल्ड्स डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स, ये हमें कैसे पता चला, जब हमने ये पता किया कि हाउसहोल्ड्स कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्या कंज्यूम करता है। तो कंजप्शन जो कुछ भी करता है वो प्रोड्यूस कौन करता है और फैक्टर सर्विसेज कंज्यूम कौन करता है। तो फैक्टर सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स को यूज करेगा, और दूसरी तरफ ये अपनी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए हाउसहोल्ड्स है जो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, अपनी 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 वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। ओके, सो पहला तो हमें है कि इकोनॉमी की जो अलग अलग सेक्टर्स हैं like households, producers, government and external sector, इन चारों सेक्टर्स के बीच में एक लिंक क्या है, इनके बीच में कैसा इंटरडिपेंडेंस है, वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मिलती है। सेकंड है साइज ऑफ नेशनल इनकम, तो हमारे जो भी इकोनॉमी का जितना मैग्नीट्यूड होगा, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितना इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम का साइज क्या होगा। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या लेवल है, इनके बीच में है जो हाईली इंटरडिपेंडेंस है या लोवेस्ट इंटरडिपेंडेंस है, उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो परफॉर्म की जाती हैं। एंड लास्ट वन इज इंजेक्शन एंड लीकेजेस। तो इंजेक्शन एंड लीकेजेस, अब इनका मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंजेक्शन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा कि जब आपको फीवर होता है,
फीवर होता है या फिर कोई भी डिजीज़ होती हैं, तो इस टाइम डिजीज़ के टाइम है जो आपके डॉक्टर है जो इंजेक्शन लगाता है। तो इंजेक्शन लगाने से मतलब कि उसने कुछ मेडिसिन को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, और बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट करना है किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो हमारी बॉडी है जो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है, मतलब रिकवर होने लगती हैं। और लीकेजेस का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एक प्लास्टिक पॉलीथीन के अंदर कुछ पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद में है जो उसके ऊपर थोड़ा सा है जो साइड में छेद कर दीजिए, तो वो पानी फ्लो होगा, तो वो क्या हो गया, लीकेज हो गया। मतलब कि लीकेज होता है, इसका मतलब है कि पॉलीथीन से सारा वाटर है जो बाहर चला जाएगा, पॉलीथीन खाली हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो इससे हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। मान लीजिए कि हमारा कहीं से भी जैसे वाटर टैंक है या फिर कहीं से कोई भी प्रोडक्ट है वो लीकेज हो जाता है, लीकेज से हमारा नुकसान होता है, इंजेक्शन से हमारा इंप्रूवमेंट होता है, ये ध्यान रखना एग्जाम्पल से। तो इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, वो सब कुछ है जो इंजेक्शन का काम करता है। गवर्नमेंट के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा जब अपनी वेल्थ को, अपने अपने अपनी मनी को इकोनॉमी के अंदर डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो एक्सपांड होती हैं। और दूसरा लीकेजेस है, जैसे मान लीजिए कि सेविंग्स है, तो लोग है जो क्या करेंगे, अगर सारे लोग सेविंग्स करने लग जाएंगे और कोई भी एक्सपेंस नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो मनी सर्कुलेशन है, वो मनी सर्कुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इससे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो ये आपको है जो इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। ये इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ढंग से देख लेना। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पर किसी भी सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 तरीके के फेजेस हैं। पहला तो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। तो हमें पता है कि फर्स्ट फेज यही होगा कि हम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट फेज के अंदर कोई भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर्स है जो क्या करेगा, फैक्टर्स के फैक्टर्स को कंबाइन करेगा। वो फैक्टर्स को क्या करेगा, कंबाइन करेगा फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद में वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। ओके, तो उसके बाद में जब गुड्स एंड सर्विसेज का आपको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर्स को कंबाइन करना होगा, मतलब कि फैक्टर्स की सर्विसेज को यूज लेना होगा। जब आप फैक्टर सर्विसेज यूज लेंगे तो बदले में आपको है जो उनको फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट आप क्या करोगे, जैसे आपने फैक्टर्स को यूज किया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, फैक्टर सर्विसेज आपने यूज की, तो उसके बदले आपने क्या किया, उनको फैक्टर पेमेंट्स किए। अब फैक्टर पेमेंट्स आपने किए, आपने अगर लैंड यूज कर रहे थे तो आपने रेंट पे कर दिया, आप लेबर यूज कर रहे थे तो आपने वेजेस पे कर दिया, आपने कैपिटल यूज किया तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आप खुद एंटरप्रेन्योर हो तो आपने प्रॉफिट अलग कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपने जो भी फैक्टर सर्विसेज यूज की है उनका आपने फैक्टर पेमेंट कर दिया। और फैक्टर पेमेंट है जो पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए जो वेज अर्नर्स हैं, मतलब कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के लिए जो वो वेजेस हैं वो उसके लिए क्या है, इनकम है, उसके लिए क्या है, इनकम है। अगर लैंड का कोई ओनर है तो उसके लिए जो रेंट मिल रहा है, वो रेंट का ओनर जो भी होगा उसके लिए वो इनकम होगी। जो भी फैक्टर्स का ओनर है उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में जो भी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है वो उसकी है जो क्या होती है, इनकम होती है। सो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करने पर हम फैक्टर्स को यूज करते हैं, और फैक्टर्स को यूज करेंगे तो वो फैक्टर्स है जो इनकम जनरेट करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से सेकेंड फेज में है जो इनकम का जनरेशन होता है। क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है। तो आप इनकम जनरेट करोगे तो आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या करोगे, आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करोगे। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी इनकम को कहां पर कर दिया, एक्सपेंस किया है। किस पे, आपने गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंस किया है। तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी
आप उतना ही अधिक एक्सपेंस करोगे, और एक्सपेंस अधिक करोगे तो सीधी सी बात है कि प्रोडक्शन भी अधिक होगा। तो ये इस तरीके से ये फेज चलता जाता है कि मोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मोर ऑफ द इनकम ऑफ more income, or we can say more of the income of factors, or we can say okay, large income, okay, large income. And when income large, then you can expense more than before, expenses more than before, more than before. It means प्रोड्यूसर्स मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं जो इनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा। दीज आर द 3 phases ऑफ अ सर्कुलर फ्लो। तो यहाँ पर 3 है जो ये सर्कुलर फ्लो है, और इन सर्कुलर फ्लो के थ्रू है जो हम सर्कुलर फ्लो है, फेजेस हैं, फेजेस के थ्रू है जो हम सर्कुलर फ्लो को है जो समझ सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम है, आप इजीली इसको देख सकते हो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पर ये डायग्राम है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी with and without banking, or we can say financial system. So आई होप ये पूरा लेक्चर है जो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी कंटेंट है वो क्वालिटी वाला कंटेंट है जो मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी इसमें कोई मिस्टेक है या फिर आपको लेक्चर है जो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर है जो कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको डेफिनेटली इसका रेस्पॉन्स दूंगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको ज़रूर इंक्लूड करूंगा। और उसके साथ साथ में अपने क्लासमेट्स, अपने जो भी नियर डियर्स हैं उनके साथ में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं, और जो भी लेक्चर्स हैं वो नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।